Friends, I hope you all are good at home. And today here we are continuing chapter number 7, and our topic is external forces responsible for changing. External forces which are responsible for changing of the landform. Here we had discussed about the function of river and glacier. Today we will discuss about the function of groundwater. At first, groundwater. What is groundwater? When water goes under the ground through rivers, seas, lakes, rains, is called underground water. Or one more definition, when water collects under the ground is called underground water. जब पानी ग्राउंड के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. एंड अंडरग्राउंड वाटर किससे कलेक्ट होता है, किस किस मीडियम के थ्रू होता है? तो द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज रेन. एक तो जो बारिश होती है तो पानी बह करके चला जाता है, और कुछ पानी होता है जो कि पानी जमीन के अंदर उतर जाता है. उसी तरह से नदियों में भी, नालों में जो पानी होता है वो आगे जाकर के समुद्र में मिलता है. कुछ पानी उसमें से इवापोरेट भी हो जाता है, और कुछ होता है कि वो जो कि जमीन के अंदर उतरता जाता है. उसी को कहते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर. एंड दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड geysers. About wells we all know. Now we will discuss about the geyser. What is a geyser? Geyser, due to the underground heat, water from big water sources is thrown up in the form of fountain. Okay, on the page number 67 in blue bracket, second point you can get the definition of geyser. Due to underground heat, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर हीट होती है, उस हीट की वजह से वहाँ पर जो बड़े बड़े अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, जब वो वाटर गर्म होकर के फाउंटेन के रूप में जब बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं गीजर. यू कैन सी द पिक्चर ऑन द पेज नंबर 67. गीजर डज इट्स वर्क स्पेशली इन लाइमस्टोन एरिया. जो अंडरग्राउंड वर्क होता है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का, इरोजन का और जो डिपोजिशन का जो वर्क होता है वो स्पेशली कहाँ पर करता है? जो लाइमस्टोन जो एरिया होता है वहाँ पर करता है. और जो लाइमस्टोन जो एरिया होता है इज कॉल्ड कार्स्ट टोपोग्राफी. उसको हम क्या कहते हैं? कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं. लाइमस्टोन इज अ काइंड ऑफ रॉक विच dilutes in rain water easily because it includes कार्बन डाइऑक्साइड. जो लाइमस्टोन होता है वह भी एक तरह की रॉक होती है, और ये जो रॉक है वो इजीली पानी में क्या होती है? घुल जाती है, मिल जाती है. तो इसलिए वहाँ उसके थ्रू बीज जब वो चूना होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद जब डिपोजिशन होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेपिस एंड सिंकहोल्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड केव्स, stalactites and stalagmites are created under the ground और under the earth. अर्थ के अंदर में, मतलब कि जो अर्थ का सरफेस है उसके अंदर केव्स, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स का फॉर्मेशन होता है, और अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर लेपिस एंड सिंकहोल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस आर ड्यू टू द लाइमस्टोन. ये सारे जो फॉर्मेशन है वो किससे होते हैं? लाइमस्टोन से होते हैं. लेपिस ऑन अ लाइमस्टोन. जब लाइमस्टोन्स की जो रॉक्स होते हैं वहाँ पर पेवमेंट, मतलब कि जो कुछ ब्लॉक्स जैसे कुछ नेचुरल, ओके, नेचुरल ये फॉर्मेशन हो जाता है ब्लॉक टाइप का जो चुने से, उसको हम बोलते हैं लेपिस. सिंक होल, हॉल्स बन जाते हैं जहाँ पर जो लाइमस्टोन्स की जो रॉक्स होती है वहाँ पर. तो दिस बोथ फॉर्मेशन क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस केव्स. चूने के मतलब जब चूना घुल घुल करके जब आगे बढ़ जाता है तो केव्स भी बन जाती हैं. एंड दिस स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, दिस टू काइंड्स आर पिलर. ये कुछ पिलर जैसा इस तरह से बन जाता है अंडर द अर्थ. ओके, दिस आर कॉल्ड. इसका जो ऊपर का जो फॉर्मेशन, अपर साइड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स, और जो नीचे का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैलेग्माइट्स. Sinkhole and caves created due to the erosion of the limestone and stalactites and stalagmites. These two formation created due to the deposition of the limestone. Function of the wind. Wind also perform the work of erosion, transportation and deposition. The first erosion. The velocity of wind in desert remains high and it brings pebbles and sand particles with it. जब हवा की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब हवा जब तेज से
चलती है तो वह अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों को अपने साथ उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। दिस पार्टिकल्स मेक फ्रिक्शन अमंग देमसेल्व्स एंड स्क्रैच रॉक्स। तो जब वो चीज़ें एक साथ उड़ती हैं तो आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, और टकराने से क्या होता है, उनका और ज़्यादा टूटती भी हैं। टकराने की वजह से वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, टूटती है। द वर्क ऑफ इरोजन इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इस तरह से जब इरोजन होता है वहाँ से वो चीज़ें उड़ती हैं तो फिर वो ट्रांसपोर्ट भी होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग अवे रॉक्स पार्टिकल्स। तो इस तरह से जो रॉक्स का पार्टिकल्स होता है, जो रॉक्स का जो भी मटेरियल है उसका ब्लोइंग अवे, उड़ करके जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फ्रिक्शन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स बाय फ्रिक्शन वाइल ब्लोइंग बाय विंड। जब हवा में उड़ती हुई चीज़ें एक दूसरे से जब टकरा करके और ज़्यादा टूटती हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और कोलिजन विंड विथ सैंड पार्टिकल्स रब्स द रॉक्स। और वही चीज़ें जब आपस में रगड़ाती भी हैं, जब आपस में टकराती हैं या फिर किसी और चीज़ से जा कर के उड़ते उड़ते जाती किसी और रॉक से जब जा कर के वो टकराती है तो आपस में जो उनका रगड़ होती है उसकी वजह से भी ये इरोजन होता है। विंड इरोजन आर अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ द विंड। जो विंड इरोजन है वो किस तरह से, मतलब इरोजन किस तरह से होता है, हवा के थ्रू। द स्पीड ऑफ द विंड, एक तो डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड है, जो विंड की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। द साइज, क्वांटिटी एंड हाइट ऑफ द पार्टिकल्स। और उसके अलावा जो पार्टिकल्स है, जो मटेरियल्स है, उसकी कितनी क्वांटिटी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, उसकी साइज़ पे भी डिपेंड करता है। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ रॉक्स। उसके अलावा जो रॉक्स उसके साथ में जो उड़ करके जा रही है या फिर जिस रॉक से वो जा करके टकरा रही है उसकी स्ट्रक्चर और शेप पर भी डिपेंड करता है। एंड क्लाइमेट ऑल्सो। सो द मशरूम शेप्ड रॉक्स एंड यार्डिंग शेप्ड लैंड इज फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। तो इस तरह से जो विंड इरोजन होता है उससे मशरूम शेप की रॉक्स और यार्डिंग शेप्ड का लैंड का फॉर्मेशन होता है। डिपोजिशन, विंड कैरीज अवे द पार्टिकल्स बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज इट स्टार्ट ड्रॉपिंग इट्स लोड। तो जैसे ही हवा की जो वेलोसिटी, जो स्पीड तेज होती है उस समय तो वो अपने सारे चीज़ों को उड़ा करके ले जाती है, और लेकिन जैसे ही उसकी वेलोसिटी डिक्रीज मतलब कम होने लगती है तो उसके साथ में लाई हुई सारी चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो उसकी वजह से जो वो चीज़ें जब नीचे गिरती जाती है तो उसकी वजह से जो डिपोजिशन होता है, और उसकी वजह से जो डिपोजिशन, ड्यू टू दिस डिपोजिशन सम लैंडफॉर्म क्रिएटेड। तो उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएटेड होते हैं वो कौन कौन से हैं, दीज आर द सैंड ड्यून्स, दीज आर इन द क्रेस्ट शेप होता है उसका, एंड दीज आर द स्मॉल हिल्स ऑफ द टीनी रॉकी पार्टिकल्स। जो रॉक का जो मटेरियल होता है उसका बहुत बारीक बारीक ये जो छोटी छोटी हिल्स बन जाती है इसी को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट, formed at the place where the wind always blow from a particular direction। और ये जो फॉर्मेशन होता है सैंड ड्यून्स का वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जब हवा बहती है वहाँ पर होता है। एंड दिस फुल हिल, ओके, जब हवाएं बहती है तो कभी क्या होता है कि बहुत तेज हवाएं बहती है तो ये पूरी की पूरी जो छोटी हिल होती है वो हिल की हिल पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। लोइस, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल आर सस्पेंडेड इन द विंड। जब सॉइल और सैंड के जो बहुत बारीक बारीक जो कण होते हैं वह हवा के थ्रू उड़ करके दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिपॉजिट देयर लोइस। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होकर के जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो रेत ही रेत बिखर फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं लोइस। द प्लेन्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर कॉल्ड लोइस। तो इस तरह से जो रेत बिछी हुई जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं लोइस। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का मतलब होता है समुद्र की लहरें, कि समुद्र की लहरें की वजह से क्या क्या फंक्शन होते हैं। दिस सी वेव्स ऑल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। व्हेन the sea waves regularly hit the solid rocks situated in the coastal area। coastal area मतलब कि समुद्र के तट पर जो रॉक्स होती हैं, जब समुद्र की जो लहरें होती हैं उन रॉक्स को जब डेली उनको हिट करती है, मतलब कि अगर ये रॉक्स है और ये समुद्र की लहरें हैं तो जब ये रोज ही मतलब ये रेगुलरली
बार बार, तो उसकी वजह से जो कटाव होता है, ओके, वेदरिंग होती है, वही कटना, उसके बाद उसका इरोजन और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो इस तरह से सी ऑफ वेव्स की वजह से कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, द सी वेव्स ट्रांसपोर्ट सैंड एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। तो इस तरह से उस रॉक्स के जो ब्रोकन पीसेस हैं, मतलब कि जब उसका वेदरिंग हुई तो उसका जो टीनी पार्टिकल्स में जब वो बार बार और वेदरिंग होती गई, तो जो सी वेव्स है वो उन चीज़ों को स्वीप अवे, मतलब कि उन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। एंड थर्ड इज डिपोजिशन, ओके, जब सी वेव्स उन पार्टिकल्स को बहा करके ले जाएगी तो उसके बाद कहीं पर तो उसका डिपोजिशन होगा। तो ड्यू टू दिस डिपोजिशन, सी वेव्स के थ्रू जो डिपोजिशन होता है उनसे जो फॉर्मेशन क्रिएटेड होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बीच। यू हैव सीन द बीच, वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ सैंड ऑन दिस बीच। जो बीच होता है समुद्र के किनारे पर, इन लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ पर बहुत सारी रेत जमा होती है, उसको हम बोलते हैं बीच। When the sea waves take the weathered material to the shallow sea, तो इस तरह से जो समुद्र की लहरें होती हैं वो वेदर्ड मटेरियल को, टूटे हुए जो मटेरियल होता है, जो टिनी पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स होता है, उसको सैलो सी, मतलब कि समुद्र का जो किनारा होता है या फिर जहाँ पर पानी का जो बहाव जाता है वहाँ पर ले जा करके एक जगह पर क्या करने लगती है, एक डिपॉजिट करने लगती है, इकट्ठा करने लगती है। और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल क्या हो जाता है, समुद्र के समुद्र के जो बाहर की तरफ या फिर समुद्र के किनारे की तरफ इकट्ठा होने लग जाता है। और उसके साथ में ही पेबल, सैंड, मड, डिपॉजिट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो वो जो फॉर्मेशन बनता है उसको हम बोलते हैं बीच। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, मुंबई में चौपाटी है, मरीना बीच इन चेन्नई, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द बीच। फॉर्मेशन इज सैंडबार, व्हेन द सी वेव्स कलेक्ट ऑल द मटेरियल्स एज अ एम्बैंकमेंट। जब सैंड सी वेव्स होती है वह पूरे मटेरियल्स को एक जगह पर ला करके इस तरह से अपने कहीं किनारे पर इकट्ठा कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक बाउंड्री टाइप का बन जाता है। दीज आर कॉल्ड सैंड बार्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बार्स बोलते हैं। जैसे कि कोई तट हो, कोई किनारा हो समुद्र का, वहाँ पर अगर इफ देयर इज अ सी, अगर ये पूरा समुद्र है, ओके, तो यहाँ पर अगर इस किनारे पर जो सी वेव्स इस तरह से आते आते जो भी मटेरियल होती है वो सारा मटेरियल यहाँ पर जमा हो जाता है वो, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक बाउंड्री या फिर एक किनारे जैसा बन जाता है। दिस आर कॉल्ड सैंड बार्स। इज लेगून, ओके, व्हेन द सी वेव्स ब्रॉट द मटेरियल, जब सी वेव्स की वजह से जो मटेरियल आता है इट कलेक्टेड, जब ये कलेक्टेड होता है इस तरह से कहीं पर भी एक एरिया में, मतलब कि कलेक्ट होता जाता है, तो उसकी वजह से अभी मैंने बताया था जो सैंड बार का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो एक मटेरियल कलेक्ट होते होते इस तरह से सैंड बार एक पूरी तरह से एक बाउंड्री जैसा बन गया है। और एंड व्हेन द वाटर इज कलेक्टेड इन दिस एरिया, जब समुद्र का पानी इस वाले एरिया में कलेक्ट होता जाता है तो इट इज कॉल्ड लेगून। क्या कहलाता है, लेगून कहलाता है। सी वाटर इनक्लोज्ड पर्टिकुलरली बिटवीन कोस्ट एंड सैंड बार, इन दोनों के बीच में जब समुद्र का पानी कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, घिर जाता है, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लेगून, इट इज कॉल्ड लेगून। ऑफ लेक्स, ये एक तरीके की लेक है, तो सो द लेक्स, कोस्टल लेक्स आर नोन एज लेगून। जो कोस्टल एरिया में जो लेक्स बन जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेगून। In Odisha, there is a Chilika lagoon is famous. Next point is formation of soil erosion and conservation. तो how the soil formation? Soil का formation किन किन वजह से होता है, erosion, उसका जो कटाव, and conservation, how can conserve it, हम इसको बचा कैसे सकते हैं, soil erosion को होने से हम soil को कैसे बचा सकते हैं। So now we will discuss about the key agent of the soil formation. You can see on the page number 17. Parent rock. The underlying rocks containing minerals is called bedrocks. जो minerals होते हैं वो rocks में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो rocks होती हैं जो वो सबसे ज़्यादा formation उन्हीं से होता है soil का। The soil
फॉर्मिंग मटेरियल इज ऑब्टेन बाय द वेदरिंग ऑफ दिस रॉक। तो जैसे कि मैंने वेदरिंग बताई थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, जो सबसे पहले मैंने जो वेदरिंग की प्रोसेस होता है बताई थी। तो इस तरह से जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उसी वेदरिंग के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। This forms the inorganic pieces of the soil. The parent rocks help in the chemical organization, color formation, mineral parts and affect the fertility of the soil. तो इस तरह से जो पेरेंट रॉक होती है, पेरेंट मतलब कि जो ओरिजिनल रॉक्स होती है, ओके, उसकी वेदरिंग से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से जब उसका सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसका जो कलर है, फॉर्मेशन है, मिनरल्स पार्ट्स जो उसमें हैं वो सारे भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। एंड द सेकंड key agent of the soil formation is surface shape. The process of soil formation directly or indirectly is affected by the surface shape. जो मीन्स की अर्थ का जो सरफेस है उसकी शेप पर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि अगर वेदरिंग जो होती है वो थ्रू द वाटर, ऑल्सो वाटर के थ्रू भी होता है, तो जो शेप है, अगर उसका शेप वो जो है अगर स्लोप्स वाला है तो वहाँ से जो वेदरिंग है वो कितना बहुत तेज़ी से होगी। और अगर वो स्लोप है, अगर वो वहाँ पर ज़्यादा फ्लैटन है, मतलब कि वो फ्लैट है, तो वहाँ पर जो वेदरिंग है वो कैसे होगी, थोड़ा धीरे होगी। तो हाउ द सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो एज द वाटर शिप्स वेरी लो। अगर वहाँ पर पानी का जो बहाव है अगर वो कम है, अगर वो वहाँ पर फोर्स से पानी नहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो वेदरिंग है वो कैसी होगी, स्लो होगी। और अगर वही पानी अगर वहाँ से स्पीड से गुजर रहा है तो वेदरिंग ज़्यादा जल्दी होगी। थर्ड इज टाइम। द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेक अ लॉन्ग टाइम इन सॉइल फॉर्मेशन। और ये जो हम सॉइल का फॉर्मेशन देखते हैं उसको होने में हमेशा बहुत लंबा समय लगता है। अगर वहाँ पर 1 इंच की जो लेयर है उस 1 इंच लेयर सॉइल की बनने में भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, उसमें सालों लग जाते हैं। द सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। सबसे पहले उसकी वेदरिंग होगी, उसकी वेदरिंग के बाद फिर उसके जो मटेरियल है उसका वो और ज़्यादा वेदरिंग होगी, मतलब कि उसका टिनी पार्टिकल्स, उसके और छोटे छोटे टुकड़े होंगे। उसके बाद फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसका वहाँ से इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इस तरह से जो सॉइल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। नाउ द next key agent is climate. The climate is an important factor in soil formation which works independently. In fact, the formation of soil is done by the passive agent like rocks and active agent like climate. तो इस तरह से जो climate है वो भी अपना एक important रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने climate में बताया था, टेम्परेचर, ड्यू टू द टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर दिन में बढ़ता है और रात में डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से जो वेदरिंग होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द क्लाइमेट अफेक्ट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। डिफरेंट सॉइल इज फ्रॉम पेरेंट रॉक इन 2 डिफरेंट क्लाइमेट रीजन। तो इस तरह से क्लाइमेट है उसका भी बहुत, it is also play an important role. Vegetation and organism. The trees and organism help to form the bedrocks in the developed soil. इस तरह से जो ट्रीज हैं वो भी हेल्प करती हैं। द लिविंग रिमेन्स इन द सोइल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द रोटन ट्रीज एंड डेड एनिमल्स। जब एनिमल्स डेड मतलब कि मर जाते हैं और जो सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं जब वो हम इधर उधर फेंक देते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ओके वेदर्ड। ये भी जो होता है वो सड़ करके, रोटन सड़ करके क्या होता है कि मिट्टी में मिल जाता है। द लिविंग मटेरियल टर्न्स इनटू ह्यूमंस। तो इस तरह से जो रोटन मटेरियल जो होता है, जो कोई जानवर मर गया अगर हमने उसको फेंक दिया तो उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पर सड़ जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा कि वो ह्यूमस बन जाएगा और वो क्या होगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ह्यूमस इज़ अ वेरी फाइन मटेरियल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरह से जो बहुत बारीक हो जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के सड़ने का जो, और वो क्या होता है फिर मिट्टी में मिल जाता है और इस तरह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉइल ओरिजिन, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, मतलब उसकी किस तरह पर इट इज लाइन लेयर बाय लेयर, किस तरह से लेयर बाय लेयर इसमें होती है। ओके, इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, ये अपर सॉइल भी इसको बोलते हैं। ओके, एंड इट इज द मोस्ट अपर मोस्ट पार्ट वेयर द सॉइल इज फाउंड विद ह्यूमस। ह्यूमस मतलब कि वही जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ वगैरह फेंक देते हैं और जो जानवरों को फेंक देते हैं तो उसके बाद जो रोटन हो जाता है उसका जो मिक्सअप होता है, जो बहुत टिनी पार्टिकल्स जो सॉइल की पाई जाती है जहाँ पर हम हमारी फसल पेड़ पौधे वो सब उगते हैं। ओके,
तो ये ह्यूमस है जहाँ पर हम जो कि हमको दिखाई देती है, और उसके बाद जब हम खोदते जाते हैं तो दिस पार्ट इज नोन एज अपर सॉइल। इट इज मिडिल सॉइल। मिडिल सॉइल मीन्स यहाँ पर थोड़े इट इज कंटेन द पेबल्स ऑल्सो, ओके, एंड ग्रेवल्स, कंकड़ पत्थर के साथ में होती है। इट इज वेदर्ड रॉक। वेदर्ड मीन्स जो ओरिजिनल रॉक्स होती है और जो टूट करके जो गिरती है, जो मैंने वी हैड डिस्कस इट अबाउट ऑल्सो, हमने डिस्कस भी किया था। इट इज वेदर्ड रॉक्स एंड ये ओरिजिनल रॉक्स है। जो ओरिजिनल रॉक्स, ओके, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल रॉक्स होगी, उसके बाद वो वेदर्ड होगी जो टूटेगी, उसके बाद उसका और जो टिनी पार्टिकल्स होगा दैट इज मिडिल सॉइल, और उसके बाद जो सबसे ऊपर जो हम देखते हैं वो वाली सॉइल को हम बोलते हैं अपर सॉइल विद ह्यूमस, जिसमें कि ह्यूमस भी पाया जाता है। सॉइल इरोजन। द अपर लेयर of the soil is very important for human beings and useful resources. Human beings and animals are responsible in the decay of soil. Either the soil is cut and flow or gets decayed or becomes useless. The excess destruction of soil materials or erosion is called the process of erosion. तो जो अपर लेयर होती है सोइल की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है हम सबके लिए, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ही हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस ऑयल इरोजन और सॉइल इरोजन ऑल्सो। ये जो मिट्टी का कटाव होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। आइदर द सॉइल, जो सॉइल्स का जो कटाव होता है, मतलब कि एक जगह से जो उसका इरोजन होता है और उसका बह करके या उड़ करके जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना बिना किसी वजह के, और द एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उस सॉइल का जो डिस्ट्रक्शन, मतलब कि वहाँ से हट जाना, उसी को कहते हैं हम सॉइल इरोजन। जो डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन फॉर ऑफ द सॉइल इरोजन, द नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। नेचुरल फोर्सेस मतलब कि नेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती है वो, और ह्यूमन एक्टिविटीज़, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। सो द नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचुरल एक्टिविटीज़ और ह्यूमन ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करती है जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो अपर लेयर है उसको एक जगह से दूसरे हटाने में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। नाउ द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन है वो क्यों होता है? द इरोजन डैमेज द सॉइल मोस्ट व्हेन द कवर ऑफ वेजिटेशन इज रिमूव्ड। ओके, सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन कब होगा? जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो जब कम हो जाते हैं, द अपर लेयर ऑफ सॉइल गेट्स लूज। तो जो अपर लेयर है, जो मीन्स की जो रूट होती है वेजिटेशंस की, वो टाइट करके रखती है किस सॉइल को। तो जब वेजिटेशन रिमूव होता है वहाँ से, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो भी वहाँ से क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और उसके बाद व्हेन द हेवी रेन्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इट रिमूव्स द सॉइल ऑल्सो। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो पानी जब उसका बह करके जाता है तो उसके साथ में जो सॉइल होती है वो भी वॉश अवे, वहाँ से बह करके आगे बढ़ जाती है। द ओवरग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स। ओवरग्रेजिंग करना डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब कि जब हम पशुओं को पालते हैं तो उनको ग्रेजिंग के लिए जब ले जाते हैं तो जो घास फूस और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको वो क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वही जो मिट्टी होती है वो वहाँ से लूज हो जाती है और वहाँ से फिर वो बहना स्टार्ट हो जाती है। एंड द ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन कॉजेज सॉइल इरोजन। और कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जंगलों की कटाई कर दी जाती है उसकी वजह से। बिसाइड एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और उसके अलावा जो सॉइल का जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है। कब ख़राब होने लगती है? व्हेन द फार्मर एक्सेस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, मतलब जो फर्टिलाइजर्स का जो खाद वगैरह होती है, ओके, उसका जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तब। उसके अलावा यूजिंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं का यूज़ करना। अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन करना, क्योंकि पानी जब बह के जाएगा तो अपने साथ मिट्टी को भी बहा करके ले जाएगा। दिस आर द सम कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। नाउ वी हैव टू कंजर्व दिस सॉइल ऑल्सो। हमको भी सॉइल को बचा करके रखना चाहिए। तो हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल इरोजन? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि किस किस तरह से हम सॉइल इरोजन को स्टॉप कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नाउ द सम स्टेप्स आर गिवन हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल। एट फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ओके, द रूट्स ऑफ ट्रीज टाइटन द सॉइल। जो रूट ट्रीज की जो रूट होती है वो क्या करती है,
सॉइल को टाइट करके रखती है, मतलब कि पकड़ के रखती है। द रोटन लीव्स, और उसके अलावा उन वेजिटेशन से, उन पेड़ पौधों से जो पत्तियाँ गिरती हैं, वो पत्तियाँ सूख करके जब रोटेट हो जाती है, मीन्स सड़ जाती हैं, तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो भी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। Second step is plantation. The river valleys, barren lands and mountain slopes can help in soil conservation by tree plantation. As we know, the soil erosion is mostly occurred in the area of mountain slopes and river valleys. So by plantation we can stop the soil erosion from these places. This prevent the expansion of the deserts. इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेजर्ट में जो ज़मीन कन्वर्ट होती जा रही है वो भी कम हो जाएगी। Next is soil rehab. The land which became zigzag due to water drainage कैन बी लेवल्ड टू स्टॉप सॉइल इरोजन। जो जगह जिगजैग मतलब कि ऊंची नीची या कर्व में जो हो रही है, उन सबको भी हम लेवल का कर सकते हैं सॉइल इरोजन को रोक करके। फोर्थ इज कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। द ओवर ग्रेजिंग मेक द लेयर ऑफ सॉइल वेरी लूज। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि जो पशुओं को जो हम घास फूस वगैरह जो खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगी कि जितने ज़्यादा घास और जो छोटे छोटे पेड़ पौधों का अगर जो एनिमल्स है अगर उनको खा जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी लूज़ हो जाएगी। द विंड्स टेक अवे, और उसके बाद जब बहुत तेज़ हवा आंधी आएगी तो वहाँ की हवा जो मिट्टी है अगर वो लूज़ हो जाएगी तो हवा के साथ में सारी मिट्टी उड़ करके आगे बढ़ जाएगी। सो वी शुड control the grazing. Fifth one is flood control. The currents of flood rivers take away the soil with them and help increase soil erosion. जब बाढ़ आती है तब भी बहुत ज़्यादा मिट्टी बह करके चली जाती है, तो इसकी वजह से तो बाढ़ को रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, तो लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जो डैम वगैरह बना दिए जाने चाहिए नदियों के ऊपर, तो उसके साथ में क्या होगा, पानी है वो बहुत ज़्यादा आगे मिट्टी को बहा करके नहीं ले जाएगा। Next is the terraced farming. In hilly area, terraced farms are more useful as they are well leveled and properly bundled. जो टेरेस फार्मिंग मतलब कि जो हिली एरिया होती है वहाँ पर भी उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो मिट्टी है वो बह करके आगे नहीं जाएगी। अगर वहाँ पर खेत वगैरह हैं तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे या फिर जो भी फसल उसमें लगती है वो क्या होगी, वहाँ की मिट्टी को रोक करके रखेगी, टाइट करके रखेगी, तो जो उसके साथ में जो पानी के साथ में मिट्टी बह करके कम जाएगी। टेरेस फार्मिंग द सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगा कि जैसे ही वहाँ से जो पहाड़ों पर से जो मिट्टी वगैरह पानी के साथ में जब बह करके आएगी तो वो जो उनके खेत होंगे वहीं पर क्या होगा, उसके मिट्टी का डिपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉप रोटेशन। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्रॉप शुड बी चेंज अल्टरनेटिव, मतलब कि क्रॉप्स का रोटेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी एक ही फसल को क्रॉप को रेगुलरली वो उसी क्रॉप को लगाएंगे तो क्या होगा कि उस क्रॉप को जो मिनरल्स चाहिए होंगे वो मिनरल्स वो एक बार में ऑब्जर्व कर लेगी, सेकेंड बार में भी ऑब्जर्व कर लेगी, थर्ड बार जब वो वापस से अगर उसी क्रॉप को लगाएंगे तो उस क्रॉप को जो मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स उस मिट्टी में बचेंगे ही नहीं, तो वो क्रॉप्स भी अच्छे से डेवलप नहीं होगी और वो जो उस मिट्टी में जो उस मिनरल्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए जो क्रॉप रोटेशन भी होना जरूरी, मतलब कि तरह तरह की क्रॉप्स को वहाँ पर लगाना चाहिए, कंटिन्यू किसी भी एक ही क्रॉप्स को साल भर लगाते नहीं रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द चैप्टर। प्लीज रीड इट अगेन केयरफुली, फाइंड आउट हार्ड वर्ड्स एंड कंप्लीट द exercise. Okay, see you again in the next class. Bye.